और गांव में सुनीता नाम की एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए उसका आज तो कुछ ना कुछ करके कट ही जाता था और कल की चिंता उसे सताती ही नहीं थी। सुनीता जहाँ आलसी थी, वहीं उसका सेठ एक नंबर का कंजूस था, जो कि पसीना भी सोच सोच कर खर्च किया करता। पूरा गांव जहाँ सुनीता के आलसीपन से परेशान था, वहीं सुनीता के सेठ मुरारी की कंजूसी से भी। एक दिन सुनीता सेठ को कहती है, अरे सेठ जी, सब्जियां लानी है, थोड़े पैसे दे दो, फिर बाजार जाकर मैं सब्जी ले आऊं और अपने घर को निकलूं। बड़ी उबासी आ रही है और पूरा दिन सुस्ताने में गया है मेरा। अरे सुनीता, तुझे कौन सा घर जाके अपने मर्द के लिए खाना पकाना है? अभी यहीं रुक जा। बाजार में रात को सब्जियों के दाम आधे हो जाते हैं, तब मेरे लिए सब्जी ले आना। सुनीता उबासी लेती हुई कहती है, साहब जी, मैं तो थक गई हूँ, थोड़ा रसोई घर में सोकर सुस्ता लेती हूँ। जब सब्जी मंगानी हो तो बता देना और जगा देना। अरे सुनीता, सुनो तो। सेठ आवाज लगाता रह जाता है और सुनीता उसकी नहीं सुनती। सेठ मुरारी भी सुनीता के आलसीपने से बहुत परेशान रहा करता, लेकिन सुनीता भी किसी भी बैल की तरह ही टस से मस्तक न होती थी। ऐसे ही मौसम बदले पर दोनों ना सुधरे। एक दिन सुनीता सेठ के लिए चाय बना कर लाती है, तो चाय में दूध नहीं था। ये देखकर सेठ खिसिया कर बोलता है, अरे ये क्या, इस चाय में तो दूध ही नहीं है। सुनीता अपने मन में धीरे से बोली, अरे बाप रे, आलस के कारण दूध तो लाई ही नहीं दुकान से। हाँ। वो क्या है ना सेठ जी, दूध 67 रुपए लीटर है, तो सोचा बिना दूध के ही चाय बना दूं, सेठ जी जरा खुश हो जाएंगे। अच्छा है, पैसा बचा। जहाँ सुनीता चाय देकर जाती है, वहीं सेठ अपने मन में बोलता है, निकाल तो मैं इसे कब का देता, लेकिन इतनी कम तनख्वाह में कोई काम वाली मिलेगी भी तो नहीं। वहीं सुनीता रसोई में जाकर बुदबुदाने लगती है, और जितनी आलसी मैं हूँ, मेरे आलस को भी झेल रहा है। सेठ ये सोचकर सुनीता को काम देता कि भले ही सुनीता आलसी थी, उबासियां लेती थी, पर तनख्वाह भी कम लेती थी और पैसे भी बचाती थी। और वहीं सुनीता ये सोचती कि भले ही सेठ कंजूस था, लेकिन उसकी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हो ही जाता। दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए की तरह थे। एक दिन सुनीता अपने घर आकर बिना कुछ खाना बनाए सोने जा रही थी कि तभी शांता काकी आकर उसका दरवाजा खटखटाती है और उसे कहती है, अरे ओ सुनीता, बाहर आ, तुझे पता भी है क्या गजब हो गया, सुस्ताने में लगी रहती है, यूं नहीं कि दुनिया जहान की खबर भी ले लूं। अरे क्या गजब हो गया, इनकी पिंकी बेटी भाग गई क्या? उसके लक्षण तो पहले ही ठीक नहीं थे। सुनीता जाकर दरवाजा खोलती है और काकी से कहती है, अरे क्या हो गया काकी, आपको तो 1000 बार कहा था कि पिंकी के लक्षण कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरी एक ना सुनी। अरे मेरी बेटी बीच में कहाँ से आ गई? वो तो गाय है, गाय। हाँ, सींग मारने वाली। अच्छा ये छोड़ो काकी, ये बताओ हुआ क्या है? काहे रात के समय बांग दे रही हो? अरे गांव में तूफान की चेतावनी आई है और सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ मेरी बच्ची, तू भी निकल जा, अभी तेरी उम्र ही क्या है। अरे काकी, इतनी बड़ी हो गई तुम और ऐसी चेतावनी से डरती हो? अरे ये सब तो आती रहती है, जाओ जाओ सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे तुम तो सुबह मंदिर जाओगी, लेकिन मुझे तो सेठ के काम पर जाना है। जानती हो ना, एक नंबर का कंजूस है, सारी तनख्वाह काट देगा। सुनीता दरवाजा बंद करके सो जाती है, लेकिन अगले दिन मौसम में सच में नमी थी और आसमान में हल्का अंधेरा था। वहीं सेठ भी बहुत परेशान होकर अपनी कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा होता है। अरे बाप रे बाप, अगर सच में गांव में तूफान आया तो मेरे फार्म की मुर्गियों का क्या होगा? वो सब तो मर जाएंगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा।
और मैंने तो अपना मुनाफा इस फार्म पर लगा दिया है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, अपनी फार्म की मुर्गियों को किसी को बेच देता हूं। सेठ को इतना परेशान देखकर सुनीता भी परेशान हो जाती है और खुद से कहती है, हाय भैया, यानी तूफान वाली बात 16 आने सच है। हमको भी अपनी झोपड़ी बेच देनी चाहिए। आधा गांव तूफान आने की खबर सुनकर खाली हो जाता है। गांव में बहुत भयंकर तूफान आता है। ना जाने कितनी झोपड़ी हवा और बाढ़ में बह जाती है और कितनी फसलें बर्बाद हो जाती है, क्योंकि सेठ ने अच्छे दाम के लालच में अपने फार्म की मुर्गियों को नहीं बेचा था और सुनीता ने भी आलस के कारण अपनी झोपड़ी की किसी से बात नहीं की थी, तो दोनों पर तो अब दुविधा आनी ही थी। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी एकमात्र सहारा मेरी झोपड़ी भी नहीं रही। अब मैं क्या करूँगी? हाय रे, ये क्या हो गया? कल सेठ ज्ञानचंद को इसे बेच देता तो ऐसा कुछ ना होता। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा, बर्बाद हो गया रे। सुनीता के पास अब रहने को ठिकाना ही नहीं बचा था। वो सेठ के पास आती है। सेठ जी, गांव आधा खाली हो गया है और मेरी तो झोपड़ी भी उजड़ गई। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं शहर जाकर कोई नया काम देख लूंगी। देख सुनीता, तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मेरे भी सारी फसल बर्बाद हो गई है और एक फार्म पर पैसा लगाया था, वो भी बर्बाद हो गया है। सब मुर्गियां या तो उड़ गई या मर गई। ऐसे में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर तू चाहे तो मेरे फार्म की बची हुई मुर्गियों को चुन ले, उससे ज्यादा की आशा मुझसे मत कर। सुनीता के पास अब सेठ की बातें सुनने के बाद कोई चारा नहीं बचा था। वो सेठ की बर्बाद फार्म को देखने जाती है और रोने लगती है और ठीक मुर्गियों को चुनकर जमा करने लगती है। सारी जिंदगी आलस किया। अगर अपने भविष्य के लिए कुछ बचाया होता ना सुनीता तूने, तो आज ये दिन तुझे देखना नहीं पड़ता। अरे अब पछताए होते क्या जब गाँव में आ गया तूफान। चलो जी चलो, शहर को बढ़ो। सुनीता मुर्गियों को काटकर उनका चिकन एक बोरे में भर लेती है और शहर आ जाती है। वो चिकन को लेकर एक रोड किनारे खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे ले लो चिकन ले लो, ताजा चिकन ले लो। अरे ले लो भाई, ले लो बहन जी। सुबह से शाम हो जाती है, कोई उसकी दुकान की तरफ भटकता भी नहीं है कि तभी उसे आलू प्याज के पराठों के कई ठेले नजर आते हैं, जिन पर जमकर भीड़ थी। हाय दैया, एक कच्चा चिकन इतने सस्ते दाम पर कोई नहीं ले रहा और वहाँ पराठों पर भर भर कर भीड़ है, सब्जी भी सलाद भी। अरे गजब माया है ये तो। अरे सुनीता, क्यों ना तू भी चिकन के पराठे बनाकर बेच दे, क्या पता थोड़ी सी कमाई हो जाए। अगले दिन सुनीता अपने कुछ चिकन को मिट्टी के मोल बेचकर एक ठेला खरीद लेती है और पराठे की दुकान लगाकर खड़ी हो जाती है, जिस पर वो चिकन के पराठे बेचने लगती है। लेकिन पराठे सेकते वक्त वो थोड़े जल जाते हैं, क्योंकि उसकी आंख जो लग गई थी, क्योंकि उसके अंदर का आलस अब तक गया नहीं था और वो जागकर खुद से कहती है, हाय दैया, ये तो जल गया। अरे सुनीता, तुझे भी अभी सोना था क्या? वो भी खड़े खड़े। किस्मत भी मुई सोई पड़ी है और तू भी जग के राजी नहीं। एक दिन उसकी दुकान पर एक छोटी सी बच्ची आकर कहती है, आंटी, एक चिकन का पराठा दो ना। अभी देती हूँ बेटा, रुको। सुनीता बच्ची को अचार के साथ चिकन का पराठा देती है और बच्ची पराठा खाकर कहती है, छी, ये तो बहुत गंदा है, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। मैं इसके पैसे नहीं दूंगी, आप ही खाओ इसे। वो लड़की बिना पैसे दिए सुनीता से लड़कर चली जाती है। अब सुनीता खुद पराठे बनाकर खा रही थी और अपना गुजारा कर रही थी, क्योंकि वो अपने आलस के दामन को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रोज उसके दुकान पर ग्राहक आते और कुछ उसे बिना पैसे दिए चले जाते, तो कुछ उसे खूब खरी खोटी सुनाकर जाया करते। एक दिन तेज बारिश तूफान में सुनीता ठंड में ठिठुर कर पराठे बेच रही होती है। मैं तो खुद पराठे खा खा कर थक गई हूँ। अरे ऊपर से तो आज कोई ग्राहक भी दुकान पर नहीं आया। एक हफ्ते से दुकान पर कोई नहीं है। मैं तो खुद चिकन के पराठे खाकर ऊब गई।
ऊपर से ये मौसम भी मेरा दुश्मन बना है। लगता है शहर में भी बाढ़ ही आएगी। तभी सुनीता की दुकान के पास एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से वरुण बाहर आता है, जो सुनीता को ठंड में बारिश में पराठे बेचता देखकर उसके पास जाकर पराठे मांगता है। ये सुनकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसे पराठे खाने को देती है। लेकिन जैसे ही वरुण पराठे खाता है, वो अपने मन में कहता है, अरे ये पराठे तो बहुत बेकार हैं और लगता है कि ये दिल से इन्हें बना भी नहीं रही है। लेकिन ये औरत मेहनत करना चाहती है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वरुण सुनीता से कहता है, देखिए, आप में काम करने की लगन तो है, पर आपसे कुछ चूक हो रही है। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगी तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। साहब, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप हमारी मदद कर दे तो। गांव में तूफान आया था और मैं यहाँ आ गई। मैं आलसी भले हूँ लेकिन मेहनती भी हूँ। मुझ बेसहारा को यहाँ पैर जमाने में समय लग रहा है। मेरी मदद कीजिए। ये आलसी चिकन पराठे वाली आपका एहसान सारी जिंदगी मानेगी। पर